नमस्कार दोस्तों। मॉडर्न हिस्ट्री में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के तहत हमने पुर्तगालियों को देख लिया था, पुर्तगीज़ के बाद में डच को देख लिया था। तीसरी शक्ति जो इसके बाद आएंगे वो होंगे अंग्रेज, जिनके बारे में हमको अभी डिस्कस करना है, और उसके बाद में डेनिस और फिर फ्रांसीसियों के बारे में डिस्कशन होगा। जो भी आए गए उनमें सबसे ज़्यादा जो नालायक किस्म के व्यक्ति थे जिन्होंने हमको परेशान किया वो यही अंग्रेज़ थे। अंग्रेज़ों का जो आगमन हुआ उस समय पुर्तगीज़ भी आ चुके थे, डच भी आ चुके थे, लेकिन अंग्रेज़ जो थे वो सबसे ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप करने वाले थे, सत्ता काबिज करने वाले थे, अपने उपनिवेश को सबसे व्यापक तौर पर स्थापित करने वाले थे। अंग्रेज़ों ने ही हमको सबसे ज़्यादा समय तक परेशान किया है, तो कुछ समय तो इनको देना पड़ेगा। अंग्रेज़ों की जो नीतियाँ थीं वो ये थी शुरुआती दौर में कि व्यापार करेंगे, लेकिन बाद में इनका मन बहक गया। जैसे आप किसी के घर जाएं कि थोड़ा सा कुछ उठा लाएंगे, खाना पीना भर का हो जाएगा, और बाद में पता चले कि उसका नींव तक खोद के घर लाने की कोशिश करें, ईंट से ईंट बजा देने की बात करेंगे, मतलब सब कुछ अब हमारा ही है, अंतिम प्रयास हम करेंगे कि उसका सर्वस्व हम उठा लाएं। वैसी स्थिति कुछ अंग्रेज़ों की हुई। 1599 की बात है। 1599 में एक अंग्रेज होता है, उसका नाम होता है क्या, जॉन मिल्डन हॉल। जॉन मिल्डन हॉल जो होता है ये आता है, सबसे पहला अंग्रेज है जो यहाँ पर आता है भारत 1599 में। अकबर का शासनकाल उस समय होता है और माना जाता है कि ये थल मार्ग से भारत आया था। थल मार्ग से भारत आने का मतलब ये है कि सेंट्रल एशिया से होता हुआ ये भारत में प्रवेश कर जाता है। यूरोप से सेंट्रल एशिया आया होगा और वहाँ से भारत में प्रवेश कर गया। जब ये यहाँ पर आया तो इसने देखा यहाँ की स्थितियाँ क्या हैं, कैसे कैसे यहाँ पे व्यापार कैसे होते हैं, यहाँ पर कौन कौन से क्षेत्रों में स्कोप है, ये सब इसने समझा। और ये सब समझने के बाद में 1599 ईस्वी में ही इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल गठित किया गया और उसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसका नाम एक और था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये उसका पूरा नाम था। इसकी स्थापना की गई 1599 में ही, ये कंपनी बनाई गई कंपनी। और ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी को आगे कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी ही है ये। और ये द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ये इसका पूरा नाम था। 31 दिसंबर 1600 की बात है, ये डेट इंपॉर्टेंट है कुछ। ये जो कंपनी बनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 31 दिसंबर 1600 में महारानी हुआ करती थी एलिजाबेथ फर्स्ट। तो एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक रॉयल चार्टर जारी कर इस कंपनी को 15 सालों के लिए, कितने साल के लिए, 15 सालों के लिए व्यापार की अनुमति दे दी कि जाके वहाँ पर ये व्यापार करे, और इस पर एकाधिकार इनको दे दिया। आगे चलकर 1609 में जब जेम्स प्रथम आएंगे तब इसको अनिश्चित काल के लिए, अभी ये यहाँ पर 15 साल के लिए मिला है, और जब 1609 में जेम्स प्रथम आएंगे, जेम्स फर्स्ट, तो जेम्स फर्स्ट जब आएगा तब इसको अनिश्चित काल के लिए कर देगा 1609, और ये जेम्स फर्स्ट तो इसको अनलिमिटेड कर देगा। अनलिमिटेड डेटा प्लान इनका हो जाएगा कि अब जाओ बेटा वहाँ पे जितने दिन के लिए चाहो उतने दिन तक आप वो करो। अनिश्चित काल के व्यापारिक अधिकार दे दिए जाएंगे, यानी कि 9 वर्ष तक ये 15 वर्षों में बंद के चलने वाले नियम के तहत करेंगे, और 9 में ही इनको अनलिमिटेड कर दिया जाएगा। शुरू में इनका उद्देश्य था व्यापार, भूभाग पर कोई वो नहीं करना चाहते थे। शुरू का उद्देश्य इनका ट्रेड हुआ करता था, ट्रेड था, लैंड ये शुरू का उद्देश्य नहीं था स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग की बात है। लेकिन बाद में क्या होगा, ये धीरे धीरे जब यहाँ पर देखेंगे तो अपने लैंड पर भी कब्जा करने लगेंगे, हम लोगों के लैंड पे, और यहाँ पर अपना ये व्यापारिक कोठियाँ बनाने लगेंगे। यहाँ पर ये धीरे धीरे राजनीतिक सत्ता में भी प्रवेश करेंगे। इनका जो सफलता मिली, इसके पीछे कभी आपने सोचा है कि क्या कारण था? अंग्रेजों की सफलता का सबसे बड़ा कारण ये था कि और जो शक्तियाँ थीं वो ले दे के भारत में व्यापार तक सीमित थी, और अंग्रेज जो थे ये भारत सहित पूरे एशिया का जो क्षेत्र था उसमें व्यापार को ये फैलाना चाहते थे। वहाँ पर व्यापार को ही नहीं, फिर इन्होंने राजनीतिक और सैनिक अप्रोच भी अपने लगाए, और कि इस तरीके से हम डेवलपमेंट करें, ऐसा कुछ करें कि सैनिक शक्ति भी
हम वहाँ पे डेवलप कर सके, जिससे कि कोई वहाँ हमारा विरोध ना कर सके। ठीक है, इस तरीके से ये अपना चलाने लगते हैं। 1608 में जो ये कंपनी होती है वो भारत के पश्चिमी तट पर सूरत में एक फैक्ट्री खोलने का निश्चय करती है। तो 1608 में यही कंपनी सूरत में फैक्ट्री खोलती है। सूरत में क्या करती है? फैक्ट्री खोलने का निश्चय करती है 1608 में। और जेम्स विलियम जो होता है, जेम्स विलियम नहीं, जेम्स फर्स्ट जो होता है वो विलियम हॉकिंस को, जेम्स फर्स्ट जो होता है यही जेम्स फर्स्ट, ये क्या करता है? विलियम हॉकिंस को ये भेजता है। कहाँ पर? भारत में राजदूत के रूप में। ये मुगल सम्राट जहांगीर उस समय हुआ करता है, भारत में जहांगीर के दरबार में इसको भेजता है। और जहांगीर के दरबार में जब इसको भेजता है तो शाही फरमान जारी करके जहांगीर सूरत में इसको फैक्ट्री खोलने की ये इजाज़त देते हैं, और तब ये फैक्ट्री बनती है। इसकी कहानी ये है, विलियम हॉकिंस। और ये उस समय भेजता कौन है? जेम्स फर्स्ट। 1600 में जब कंपनी बनी थी उस समय कौन था? कंपनी जब बनी थी तो एलिजाबेथ थी, एलिजाबेथ फर्स्ट का ये शासनकाल था। उस समय ये 1600 में कंपनी बनती है। 1609 में जेम्स फर्स्ट होता है, तब इसको अनलिमिटेड यहाँ पर 15 साल के लिए, और बाद में यही विलियम हॉकिंस को भेजता है, और ये आता है जहांगीर के दरबार में, और जहांगीर इसको शाही फरमान जारी करता है। शाही फरमान के तहत क्या होता है? इसको कह देता है कि जाओ अब तुम यहाँ पे फैक्ट्री खोल लो। ठीक है, तो ये हो जाता है। 1611 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में एक अंग्रेज कैप्टन आता है, यही जहांगीर का ही है। 1608 में आता है कौन? विलियम हॉकिंस। 1611 ईस्वी में एक यहाँ पर आता है अंग्रेज कैप्टन, उसका नाम होता है मिडल्टन। ये कैप्टन मिडल्टन यहाँ पर आता है, मिडल्टन। और ये बात है 1611 की। पूछा जा सकता है किसके दरबार में आया, और ये व्यापार करने की अनुमति पाने में ये सफल हो जाता है। फिर सूरत में अंग्रेज अस्थायी कारखाना स्थापित कर लेते हैं, और जहांगीर ही उनको अनुमति देता है। फिर कैप्टन बेस्ट आता है। कैप्टन बेस्ट भी सूरत के स्वाली द्वीप पड़ता है, सूरत के पास ही। तो वहाँ पर पुर्तगाली पहले से अपना कब्जा किए रहते हैं, पुर्तगाली लोग अपना व्यवसाय व्यापार किया करते हैं। तो अंग्रेज क्या करते हैं? जो पुर्तगालियों का स्वाली द्वीप पर व्यवसाय होता है अंग्रेजी पुर्तगालियों का, उस पर अंग्रेजी सेना अटैक करती है और वहाँ के उनके जहाजी बेड़े को नष्ट कर देती है, और व्यापार का जो उनका एकाधिकार था उसको समाप्त कर देती है। अंग्रेज भी वहाँ पर व्यापार करने में अब सक्षम हो जाते हैं। ऐसे ये घटनाक्रम चलता रहता है। 1615 की बात है। 1615 घटनाक्रम बढ़ता जा रहा है, देखते रहिएगा। टॉमस रो का नाम आपने सुन रखा होगा। टॉमस रो 1615 में जेम्स प्रथम का ये भी दूत होता है, टॉमस रो, सर टॉमस रो के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी जहांगीर के दरबार में आता है, और जब ये आता है तो ये व्यापारिक संधि करने के उद्देश्य से आता है। इसका उद्देश्य ही होता है व्यापारिक संधि करना। तो ये पहुंचता है, व्यापारिक संधि करने के लिए ये पहुंचता है। और मुगल सम्राट जो है उस समय जो जहांगीर है, वो इसको व्यापार करने, फैक्ट्री स्थापित करने, इन सब का अधिकार प्रदान कर देता है। जब इनको सब अधिकार ये मिल जाता है तो धीरे धीरे, अभी तक सूरत में थी, अब सूरत के साथ आप जोड़ लीजिए आगरा को, अब आप जोड़ लीजिए अहमदाबाद को। आगरा, अहमदाबाद सूरत में पहले से थी। मछलीपट्टनम और भड़ोच, मछलीपट्टनम और भड़ोच, यहाँ पर व्यापारिक कोठियाँ धीरे धीरे अंग्रेज स्थापित कर लेते हैं। याद करते रहिएगा, व्यापारिक कोठियों की स्थापना ये कर लेते हैं। मछलीपट्टनम को माना जाता है, ये मछलीपट्टनम 1611 ईस्वी में ये व्यापारिक कोठी बनाई गई थी, और 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में बनाई गई ये व्यापारिक कोठी भारत में, अगर दक्षिणी हिस्से में देखें तो दक्षिण भारत में अंग्रेजों की प्रथम व्यापारिक कोठी थी। एक बार ये प्रश्न पूछा गया है। धीरे धीरे फिर आगे जब समय बढ़ता चला जाता है, टाइमलाइन पे आप आगे बढ़ेंगे तो मद्रास में भी 1639 की बात है, व्यापारिक कोठी की स्थापना ये लोग कर लेते हैं। ठीक है, फिर ऐसे आगे बढ़ेंगे आप तो उड़ीसा में भी 1633 के आसपास बालासोर में कारखाना खोल लेते हैं, है ना। और पूर्वी भारत में जो बालासोर का कारखाना था, बालासोर उड़ीसा, तो ये पूर्वी भारत का, ईस्ट इंडिया का, है ना, ईस्ट इंडिया का ये पहला कारखाना था बालासोर वाला, अंग्रेजों द्वारा जो स्थापित हुआ था। बात समझ में आ गई। इन्होंने अब कारखाने बना लिए,
अपना सब कुछ कर लिया, ज़मीन पट्टे पर ये लेने लगे। फिर धीरे धीरे अब कोठियाँ बनाने का निर्माण, ये बारी आएगी, कोठियों का निर्माण ये करेंगे, है ना। और जैसे इन्होंने मद्रास में कुछ भूमि राजा से पट्टे पर इन्होंने लिया और वहाँ पे फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का एक किला बनाया, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो फोर्ट माने किला ही तो होता है, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज ये कहाँ पर बनाया? मद्रास में। वहीं के राजा से जमीन लेके और वहाँ पे किले का निर्माण इन्होंने कर दिया। धीरे धीरे ये आप क्या देख रहे हैं, अंग्रेज जो है अपना पांव पसार ही नहीं रहे हैं, अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। पांव पसारना तो एक अलग चीज हुई कि यहाँ सब देख लिया, जड़ भी मजबूत कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे इनका सब चलता रहता है। 1661 की बात है, ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय होते हैं। चार्ल्स द्वितीय पुर्तगाली राजकुमारी होती हैं, उनसे शादी करते हैं। तो चार्ल्स द्वितीय की शादी जब पुर्तगाली राजकुमारी से होती है तो पुर्तगीज का जो यहाँ पर कब्जा है, जैसे इसमें मुंबई पे कब्जा उस समय पुर्तगीज का था, तो चार्ल्स जो है उसको दहेज में प्राप्त कर लेते हैं, है ना। चार्ल्स द्वितीय की शादी होती है पुर्तगाली राजकुमारी से, अब ये दामाद बन जाते हैं। तो चार्ल्स द्वितीय को एक मुंबई का जो टापू था मुंबई, ये दहेज में मिलता है। और ये दहेज में मिलता है तो ये क्या करेंगे, यहाँ रहेंगे थोड़ी ना, तो इसको ये किराए पर उठा देते हैं। और ये जो किराए पर उठाते हैं तो उस समय की राशि होती है 10 पाउंड वार्षिक, बहुत कम राशि होती है 10 पाउंड, उस समय के हिसाब से भी ये कम ही होती है। 10 पाउंड वार्षिक की दर पे ये किराए पर उठा देते हैं, है ना। और ईस्ट इंडिया कंपनी को ये देते हैं, किसको देते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दे देते हैं। बात समझ में आ गई? किराए पर ये हो गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पर अपना व्यवसाय करने लगती है, व्यापार करने लगती है, ठीक है। फिर मुंबई नगर है, इसकी स्थापना ये बहुत पहले हुई थी, 1670 के आसपास, 1669 से 77 के बीच में माना जाता है। गवर्नर एक आता है जेराल्ड ऑन्गियर, है ना, जेराल्ड ऑन्गियर। तो जेराल्ड ऑन्गियर के समय इसकी स्थापना, ये गवर्नर होता है, तो इसकी स्थापना मुंबई शहर की, उस समय बम्बई के नाम से जाना जाएगा, बम्बई शहर की स्थापना ये हो जाएगी। इसकी न्यू इसी ने रखा था। तो एक बार ये प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप आसानी से कर पाएंगे कि जेराल्ड ऑन्गियर जो था इसके समय में हुई थी। अब यहाँ पे जो फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं वो क्या है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अब एक क्षेत्र इनका ऐसा हो गया जहाँ पर इनका पूर्ण अधिकार था। अपनी जो भौगोलिक स्थिति है वो इसकी इतनी महत्वपूर्ण है कि ये समुद्र के किनारे है ना। तो समुद्र के किनारे है, जहाज़ों से अगर व्यापार आपको करना है, कुछ सामान भेजना है, मंगाना है, तो उसके लिए बहुत अनुकूल दशा है। तो पश्चिमी तट पर ये स्थित है। कंपनी का मुख्यालय जो है, कंपनी के मुख्यालय के रूप में ये सबसे अच्छी जगह थी। तो धीरे धीरे जो सूरत का स्थान था वो मुंबई ले लेती है, धीरे धीरे सूरत वाला स्थान मुंबई प्राप्त कर लेती है। और फिर आगे क्या होता है, मुंबई को ये लोग डेवलप, मुंबई जैसे आज भी आपको डेवलप मिल रहा है, तो इसके पीछे इतिहास भी एक रीज़न है। हर एक चीज़ के पीछे एक चीज़ जानिएगा, इतिहास वर्तमान को प्रभावित करता है और वर्तमान इतिहास को भी प्रभावित करता है। एक इलियट कवि हुआ करते थे, इलियट। तो इलियट ने कहा था कि केवल भूत वर्तमान को ही नहीं प्रभावित करता, वर्तमान भी भूत को प्रभावित करता है। मुंबई अगर आज इतना वो ना होता तो हम मुंबई के बारे में इतना डिटेल में बात ना कर रहे होते, लेकिन मुंबई अगर वैसा ना हुआ होता तो आज का मुंबई जैसा आप देख रहे हैं ऐसा मुंबई आपको ना दिखता। 1686 में अंग्रेज जो होते हैं वो हुगली को लूटते हैं। अब जब हुगली को वो लूटते हैं तो उनका, अब मुंबई पे तो इनका दहेज में ये मिल गया है, अब हुगली की बारी आती है। हुगली को जब ये लूटने का काम करते हैं तो अंग्रेजों का मुगलों से संघर्ष हो जाता है ना। और कंपनी को सूरत, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम जो ये अधिकार होते हैं उसको खो देना पड़ता है, क्योंकि मुगल ने ही अधिकार दे रखे थे। अगर उससे युद्ध करेंगे, उसके खिलाफ चले जाएंगे तो ये अधिकार उनको खो देने पड़ते हैं। लेकिन अंग्रेज जो है ये बड़े होशियार टाइप के थे, कहीं लड़े मर्द तो कहीं भागे मर्द, एक कहावत है हमारे यहाँ। ये कहीं कहीं तो डट के मुकाबला करते थे, कहीं कहीं ये क्षमा भी मांग लेते थे, और ये नीति बड़ी अच्छी होती है। तो इन्होंने क्या किया, क्षमा मांगी। क्षमा मांगने पर औरंगजेब में
दया दिखाई और 1.5 लाख रुपया मुआवजा लेके व्यापारिक अधिकार फिर से दे दिया इनको। ठीक है, फिर से औरंगजेब प्रदान कर देता है और फिर से ये अपना मतलब स्टार्ट कर देते हैं कारोबार। एक शाही फरमान जारी किया जाता है और उसमें एक मुश्त वार्षिक कर के बदले कंपनी को फिर बंगाल में सीमा शुल्क में भी छूट दे दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि जो गद्दी पर बैठे सम्राट हैं, उस समय जो राजा हैं, उस समय जो ये मुगल शासक हैं, वो सब भी पैसे के लालची हैं। इनको पैसा मिल रहा है तो ये भविष्य नहीं सोच रहे हैं, इतनी दूरदर्शिता इनके पास नहीं है। आगे ऐसे सब चलता रहता है। बंगाल पे जब इनका अधिकार होता है तो बंगाल में भी इनको एक शहर चाहिए था जो इनकी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन सके। अब वो शहर इनको बनाना है। अब वो शहर ये कहाँ से लाएंगे, तो ये देखेंगे स्थितियाँ कि कहाँ पर एक शहर का निर्माण किया जाए जो कि हमारे लिए अनुकूल हो, जहाँ पर ये लोग रह सकें, अपनी ऑफिसेज बना सकें, अपनी कोठियाँ बना सकें, व्यापारिक कोठियाँ। इसके लिए ये सुनातानी, कालिकाता और गोविंदपुर, ये तीनों नाम याद रखिएगा। सुनातानी, कालिकाता और गोविंदपुर, ये 3 गांव होते हैं उस समय के। इनका चुनाव करते हैं, है ना। और ये कालिकाता को कालीघाट और बाद में इसी से कलकत्ता निकला। तो इन तीनों की जमींदारी जो होती है ये अंग्रेज़ों को मिल जाती है। मतलब ये इसका जमींदार होता है अजीमुशान, उसके द्वारा मिल जाती है। और इन्हीं को मिला के जॉब चारनाक कलकत्ता की नींव डालते हैं। जॉब चारनाक जो है ये कलकत्ता की नींव डालते हैं। इनकी पहले जमींदारी प्राप्त करते हैं और इनकी जमींदारी जब मिल जाती है, अजीमुशान से इसको प्राप्त करते हैं, जमींदारी अजीमुशान से प्राप्त करते हैं। और उसके बाद में जो जॉब चारनाक होते हैं ये क्या करते हैं, सुनातानी, कालिकाता, गोविंदपुर को मिला के कोलकाता, जो पहले कलकत्ता हुआ करता था, उसकी नींव रखते हैं। तो यही बन गया आपका आगे कलकत्ता, और फिर इसका नाम बदला गया, कोलकाता हो गया। ठीक है ना, कोलकाता, रसगुल्ला की तरह कोलकाता हो गया। ठीक है, इसकी फिर किलेबंदी भी की जाती है। फोर्ट विलियम एक किला बनाया जाता है तो उसका नाम फोर्ट विलियम दिया जाता है। फोर्ट विलियम की स्थापना भी यहीं होती है। तो फोर्ट विलियम आपसे पूछ लिया जाए, फोर्ट सेंट जॉर्ज अगर आपसे पूछा जाए तो ये तो कलकत्ता में है, फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में, अभी मैंने डिस्कस किया था, आपको बताया था। धीरे धीरे ये ऐसा पूरा सब चलते रहता है और किलेबंदी भी इसकी हो जाती है, ये भी एक सेंटर इनका हो जाता है। 1700 आते आते प्रेसिडेंट नगर घोषित करते हैं ये कलकत्ता को, और पहला प्रेसिडेंट नगर ये होता है। ठीक है, और फिर कलकत्ता बहुत दिनों तक ब्रिटिश भारत की राजधानी बना रहता है। तो प्रेसिडेंट नगर ये बनता है, प्रेसिडेंट नगर ये बनता है। और कलकत्ता के बारे में सबसे खास बात यह है, 1774 से लेके 1911 जब दिल्ली दरबार होगा तो 1774 से 1911 तक ये कैपिटल बना रहता है, ये राजधानी बना रहता है भारत की, है ना, ब्रिटिश भारत की राजधानी ये बना रहता है। और 1700 में इसको प्रेसिडेंट नगर घोषित किया जाता है। ये कहानी आपको पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। फर्रुखसियर भी वहाँ पर होता है, फर्रुखसियर सम्राट होता है, मुगल सम्राट होता है। तो फर्रुखसियर मतलब ये आगे टाइमलाइन पे आगे बढ़ रहे हैं। फर्रुखसियर एक बार बीमार पड़ जाता है और फर्रुखसियर जब बीमार पड़ता है तो एक डॉक्टर होता है, उसका नाम होता है विलियम हैमिल्टन, है ना। तो कंपनी का ये डॉक्टर होता है विलियम हैमिल्टन। तो विलियम हैमिल्टन को भेजा जाता है उसके इलाज के लिए। अब भारतीयों की एक बहुत खास बात होती है, अगर आप अंदर से कुछ भी सोचें, जरा सा भी आपने उनका हाल चाल ले लिया, खास करके बीमारी में, या और 2-3 बार पूछ लिया, और दर्द कैसा है, सही है, ज़्यादा तो दर्द नहीं कर रहा है, और ज़रा छू के देख लिया, अब आपसे बड़ा हमदर्द उनका कोई नहीं है। हो सकता है कि पूरा इलाज आप कर रहे हो सकता है आप 3 दिन से खाना ना खाए हो उनके दर्द के कारण, लेकिन आपने मुंह से नहीं बोला तो कुछ नहीं, दिखावा करने वाला कोई मिल जाए बहुत बढ़िया। अंग्रेज यही चाल चलते थे। विलियम हैमिल्टन को भेजा फर्रुखसियर की बीमारी का इलाज करने के लिए और बदले में व्यापारिक सुविधा ले ली। मतलब फर्रुखसियर बीमार है, फर्रुखसियर जो है, फर्रुखसियर बीमार है और फर्रुखसियर का इलाज कर रहे हैं, और इसके इलाज के बदले में
फरमान जारी करा रहे हैं और इस फरमान में व्यापारिक अधिकार मिल रहे हैं इनको। व्यापारिक अधिकार मतलब बेड पे पड़ा कोई व्यक्ति, उसका आप हाल चाल लेके फिर उसके बदले में, ऐसे ही थे अंग्रेज, ठीक है ना। फरमान भी क्या होता है, 3,000 रुपया वार्षिक दो, केवल 3,000 रुपया वार्षिक दो और जम के निःशुल्क व्यापार यहां करो, खूब व्यापार करो, ठीक है। स्थिति ये आ गई, जो कंपनी मुंबई में सिक्के ढाल रही थी, उस सिक्कों को भी संपूर्ण मुगल साम्राज्य में चलाने की आज्ञा इसी फरमान के तहत इनको मिल गई कि सिक्के भी अब किसके चलेंगे, इंग्लिश के, अंग्रेजों के सिक्के भी चलेंगे। 3,000 रुपया देंगे, व्यापार भी बढ़िया, मतलब एक होता नहीं 50 रुपये में भरपेट, वही वाली स्थिति यहां पे थी। बात समझ में आ गई। अंतर जो था अंग्रेज का और यहां का वो समाप्त हो गया। जो यहां का व्यापारी देता था टैक्स, वही अब अंग्रेजों को भी देना पड़ा। और ब्रिटिश इतिहासकार एक हुए हैं ओम्स। ओम्स ने इसको कहा, ये जो शाही फरमान फर्रुखसियर ने जारी किया था, इसको अधिकार पत्र कहा, कंपनी का अधिकार पत्र। इसके लिए शब्द होता है मैग्ना कार्टा। तो मैग्ना कार्टा की संज्ञा इन्होंने दे दी कि ये तो ब्रिटिश के लिए मैग्ना कार्टा की तरह था, कंपनी का अधिकार पत्र था, ठीक है। ये काम फर्रुखसियर ने किया। मुर्शीद कुली खां आते हैं, तो मुर्शीद कुली खां क्या करते हैं, जो फर्रुखसियर द्वारा फरमान जारी किया गया था, तो बंगाल में स्वतंत्र प्रयोग को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, और प्रयास करेंगे तो ये झेलेंगे। मुर्शीद कुली खां अब अंग्रेजों के लिए एक अच्छा काम तो कर नहीं रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम चलता रहता है। उधर आप देखेंगे तो मुंबई की तरफ आप जाएंगे तो मराठे भी इनको परेशान करेंगे, कान्होजी अंगरिया होंगे, वो पश्चिमी तट पर अंग्रेजों की जो स्थिति होगी उसको काफ़ी कमज़ोर बनाने का काम करेंगे। लेकिन अंग्रेज जो थे, अंग्रेज क्योंकि पूरी व्यवस्था से रहते थे, जो भी फैक्ट्री लगाई तो फैक्ट्री के चारों तरफ किलेबंदी कर दी। अब मान लो कोई अटैक करेगा तो ये भी तो लड़ेंगे, और तब तक अटैक हुआ तब तक इन्होंने सब न्यूट्रल कर लिया, ये भी इनको जानकारी मिली और बराबर लड़के फैक्ट्री तक कोई नुकसान नहीं हो पाता था, और इसलिए इनका हर बार जो आर्थिक नुकसान है वो बच जाता था। बात समझ में आ गई। किलेबंदी होती थी, गोदाम होते थे, दफ्तर होते थे, कर्मचारियों के आवास सब उसी के अंदर होते थे, तो इस कारण से ये जो है बहुत आर्थिक नुकसान में नहीं रहते थे। कोई अगर आवाज़ उठाया भी तो उसको दबा देते थे, और मतलब वहाँ पहुँचे तब तक तो यहाँ सब तहस नहस कर दिए। तो ये अंग्रेजों का एक इंट्रोडक्शन था जब आए। बाकी अंग्रेजों के बीच में इसी में अभी डेनिस भी आ जाएंगे, ठीक है ना। अब अंग्रेज जो आ रहे हैं, तो अभी अंग्रेज का संघर्ष सबसे भयंकर होगा फ्रांसीसियों से। तो फ्रांसीसियों को लाने के बाद में थोड़ी सी लड़ाई हम करवाएंगे। अभी सबसे पहले हम डेनिस के 2-4 फैक्ट हैं उनको देख लेते हैं। जैसे डेनिस के बारे में एक सबसे बड़ी बात है कि डेनिस जो है वो किस क्रम में आए। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, और उसके बाद में चौथे क्रम पे थे ये डेनिस। इनका चौथा क्रम था, चौथे क्रम पे ये डेनिस आए। 1616 में इनका आगमन होता है। आने का जो क्रम है उसमें 1616 में चौथे क्रम पे ये आते हैं। 1620 में ट्रैंकोबार में, और 1676 में सेरामपुर, श्रीरामपुर का ऐसे उच्चारण बंगाल में करते हैं, सेरामपुर बंगाल में ये क्या करते हैं, अपनी फैक्ट्रियाँ लगाते हैं। एक ट्रैंकोबार में लगाते हैं, और सेरामपुर यहाँ पर अपनी ये फैक्ट्री स्थापित करते हैं। कौन? ये डेनिस लोग। इनके बारे में एक प्रश्न ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है, सफल ही नहीं हो पाते हैं, अपनी शुरुआती स्थिति में ही मजबूती नहीं ला पाते हैं। ये बने रहते हैं 1845 तक, है ना। लेकिन बाद में ये सारी कंपनियां अपनी जो हैं वो किसको बेच देते हैं, इंग्लिश को, अंग्रेज को बेच देते हैं, और अंग्रेजों को देके यहाँ से चले जाते हैं। कहते हैं कि नहीं, यहाँ पर हमारा कुछ सही बैठने वाला नहीं है, क्योंकि अंग्रेज महादुष्ट थे, महानालायक थे, और ये बहुत छोटे थे, उनके आगे इनका कुछ नहीं होने वाला था। अब आएंगे फ्रांसीसी, और जो फ्रांसीसी होंगे इनसे टक्कर होगी ठीक ठाक। तो पुर्तगाली, डच, डेनिस, और डेनिस के बाद में अब हम लेके आ रहे हैं किसको, फ्रांसीसियों को। फ्रांसीसी जो आएंगे ये हाथ पांव मारेंगे, अंग्रेजों से मुकाबला भी करेंगे, अंग्रेजों से लड़ेंगे भी, मतलब ऐसे नहीं छोड़ देंगे। अंग्रेज जो हैं वो सफल तो होंगे,
लेकिन ऐसे नहीं। तो अब अंतिम थे ये फ्रांसीसी, जो शक्तियाँ यहाँ पर आई। फ्रांसीसियों का जो आगमन हुआ ये सबसे अंत में आने वाले थे, है ना, सबसे बाद में प्रवेश हुआ। इसकी कहानी क्या है? फ्रांस का सम्राट था लुई 16वां। उसके शासन काल में मतलब ये माना जाता है कि कई घटनाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण क्रांतिक घटनाएं हैं, युगांतकारी घटनाएं हैं। 1644 में फ्रांस का जो सम्राट था लुई 14वां, उसका मंत्री हुआ करता था कोलबर्ट। तो कोलबर्ट ने प्रयास किया तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई फ्रांस में। लुई 14वां याद रखिएगा। और लुई 14वें के सहयोग से फ्रेंच, मतलब ये कोलबर्ट था इसका मंत्री। एक तो ये याद रखिएगा कोलबर्ट। तो कोलबर्ट जो था ये इसका मंत्री हुआ करता था। तो कोलबर्ट के सहयोग से एक कंपनी बनाई गई, उसका नाम था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी बनाई गई। अब ये जो कंपनी है, ये जो कंपनी स्थापित हुई, किस लिए स्थापित हुई? व्यापार करने के लिए। इंडिया भी लगा है, ईस्ट इंडिया। और ये जो कंपनी है इसका एक नाम और पूछा जाता है, कंपनी फ्रैंकेस देस इंदेस ओरिएंटल। कंपनी फ्रैंकेस देस इंदेस ओरिएंटल। कंपनी फ्रैंकेस देस इंडेस ओरिएंटल। ओरिएंटल ये है कंपनी फ्रैंकेस देस ओरिएंटल, इंदेस ओरिएंटल। तो फ्रांस की ये व्यापारिक कंपनी थी। फ्रांस की जो व्यापारिक कंपनी थी, तो इस कंपनी को राज्य द्वारा विशेषाधिकार दिया गया था और राज्य इसको सपोर्ट करता था। और राज्य जब सपोर्ट करता था तो इसके पास कोई भी इकोनॉमिक दिक्कत नहीं थी, इसको स्पेशल राइट्स प्राप्त थे, विशेषाधिकार प्राप्त थे, इकोनॉमिकली भी ये स्ट्रांग थी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम कोई नहीं थी, सब तरीके से ये स्ट्रांग थी, है ना। और इसलिए इसे एक सरकारी व्यापारिक कंपनी भी कहा जाता है, क्योंकि ये फुली गवर्नमेंट सपोर्टेड थी। फ्रांस की गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही थी। बात समझ में आ गई? और फ्रांस की जो व्यापारिक कंपनी है उसको वहाँ से वो सपोर्ट मिल रहा है, कहने का मतलब वहाँ से कोई अंकुश नहीं है, ठीक है। अब ये जो कंपनी है तो ये फिर सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना करेगी। भारत में आके सूरत में पहली फैक्ट्री इनकी लग गई। और ये बात है 1668 की, है ना। फ्रैंकोइस कैरो होगा, वो सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना करेगा 1668 में। कैरो, फ्रैंकोइस कैरो ये सूरत में पहली स्थापना कर देगा, जो यहाँ पे फैक्ट्री ये लगा देगा। उसके एक साल बाद गोलकुंडा में सुल्तान से अनुमति प्राप्त करेंगे और फिर मसूलीपट्टनम में दूसरी फ्रेंच फैक्ट्री लगाएंगे। और ये बात है 1669 की। और ये मछलीपट्टनम में दूसरी कंपनी ये लगा देंगे। अब ये यहाँ पर सेकंड कंपनी हो गई। इस तरीके से ये भारत में अपना स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। 1673 की बात है, बंगाल का नवाब होगा शाइस्ता खान। तो फ्रांसीसियों को एक जगह ये किराए पर देगा और वहीं पे, है ना, शाइस्ता खान जो होगा, शाइस्ता खान से ये लोग एक ज़मीन पाएंगे और यहीं पे चंद्रनगर नामक शहर की ये स्थापना करेंगे और यहीं पर कोठी बनाएंगे, तो वो सिटी बन ही जाएगा। तो चंद्रनगर में एक व्यापारिक कोठी की स्थापना ये करेंगे और यहाँ पर एक किला भी बनाएंगे। तो जहाँ पे ऑर्लियंस आएगा, ऑर्लियंस यही चंद्रनगर की चारों तरफ ये जो किला बनाएंगे, तो ऑर्लियंस जहाँ पर आएगा तो वो किला इनका होगा। फोर्ट ऑर्लियंस इसका नाम रखा जाएगा, फोर्ट ऑर्लियंस, ठीक है। फिर जो अब इनका जो फैलाव हो रहा है अंग्रेजों को तो किसी तरीके से पचेगा नहीं, है ना। अब उधर डच भी हैं, इधर अंग्रेज हैं, फ्रांसीसी भी आ गए हैं। अब आपस में पुर्तगाली भी पहले से ही हैं यहाँ। डच लोग क्या करेंगे, अंग्रेजों की मदद लेंगे और डचों ने अंग्रेजों की सहायता से को प्रयास किया और 1693 की बात है, पांडिचेरी को छीन लिया।
और 1697 में फिर एक संधि होगी और फिर से उस संधि के तहत फ्रांसीसियों को ये पांडिचेरी मिल जाएगा। तो अब यहां पर मैं समझाना ये चाहता हूं कि अंग्रेज जब देखेंगे कि फ्रांसीसी ज़्यादा तेज बढ़ रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं डचों के साथ भी खड़े होकर कहेंगे ठीक है, मुझे ना मिले भले तुमको मिल जाए, मुझे भले ना मिले तुमको मिल जाए, लेकिन फ्रांसीसियों को नहीं मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है? फ्रांसीसी जो ये थे, ये मालाबार में जो माहे हैं वहाँ और कराइकल है वहाँ, मॉरिशस जो है मॉरिशस पे, इन सब पर अधिकार कर लेंगे और अंग्रेजों को अब बहुत खलने लगेगा। फ्रांसीसी फिर अपना जो व्यापारिक लाभ है उसको हर तरीके से बढ़ाने की तो कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन अब फ्रांसीसी जो है व्यापार की तुलना में देखा जाए तो राजनीति पे यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। फ्रांसीसी भी व्यापार की तुलना में राजनीति पर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे, राजनीतिक उद्देश्यों की दिशा में ये सक्रिय हो जाएंगे। और जैसे ये राजनीतिक उद्देश्यों की दिशा में सक्रिय होंगे, खुलकर सामने आएंगे, तो अंग्रेजों के ये खुले दुश्मन हो जाएंगे। अब अंग्रेज कहेंगे अब जो है वो मैदान में होगा और अंग्रेजी और फ्रांसीसी ये आपस में भिड़ जाएंगे राजनीतिक अधिकार को लेके, राजनीतिक मुद्दे को लेके। और ये जो स्थिति होगी, ये कई युद्ध होंगे और कई युद्धों के बाद फिर अंग्रेज जीत पाएंगे। फ्रांसीसी इतनी जल्दी फिर नहीं छोड़ेंगे। सूरत और ये मछलीपट्टनम याद रखिएगा, शाइस्ता खां से चंद्रनगर लिया, ओरिएंटल फोर्ट ओरिएंटल यहाँ पे किला था, ये याद रखिएगा। और यहाँ पर अब सबसे महत्वपूर्ण है कि युद्ध क्यों हुए, तो राजनीतिक अधिकार ये भी प्राप्त करना चाहते थे और राजनीतिक अधिकार ये भी प्राप्त करना चाहते थे। तो हितों का जहाँ पर टकराव होगा, आइटम एक है, कोई भी एक आइटम है और इसके दावेदार दो हैं, तो आपस में भिड़ेंगे ना। कई बार आइटम पिस जाएगा और कई बार आइटम बाहर निकल जाएगा और ये दोनों लोग आपस में भिड़ जाएंगे, ऐसा भी होता है। अब दोनों राजनीतिक क्षेत्र तो एक ही है और दोनों राजनीतिक तौर पर सक्रिय होना चाह रहे हैं, ठीक है। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में फिर युद्ध होगा और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में जो युद्ध होगा, इस युद्ध को यहाँ पर जो प्रतिद्वंद्विता दोनों के बीच में चल रही है, तो ये जो युद्ध होगा, इस युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से इतिहास में जाना जाता है, कर्नाटक युद्ध। अब ये युद्ध कई होंगे, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध है ना। कर्नाटक में उस समय दक्कन क्षेत्र जो हुआ करता था, वो दक्कन जो है सूबेदार के नियंत्रण में था और उसकी राजधानी थी अर्काट। जो प्रथम कर्नाटक युद्ध होगा, पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच होगा। 1746 से 48 के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध होगा। और ये जो 1746 से 48 के बीच में युद्ध हो रहा है, इसका कारण क्या बनेगा? अंग्रेज कैप्टन होगा बर्नेट। तो अंग्रेज कैप्टन बर्नेट जो है अंग्रेजी सेना लेके फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार करने का प्रयास करेगा। तो बर्नेट जो होगा ये अंग्रेज कैप्टन है, ये कैप्टन है अंग्रेज कैप्टन, और ये क्या करेगा? फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार करने की कोशिश करेगा, फ्रांसीसी जहाज़ पर अधिकार करने की कोशिश करेगा। यहीं से युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। तो फ्रांसीसी गवर्नर उस समय होता है ला बुर्दने। तो ला बुर्दने ये फ्रांसीसी गवर्नर होगा, ला बुर्दने ये गवर्नर होगा, फ्रांसीसी गवर्नर। और ये क्या करेगा? ये उधर से लड़ेगा, ऐसे थोड़ी दे देगा, है ना। और इसी के सहयोग से डुप्ले होगा, फ्रांसीसी गवर्नर बुर्दने के सहयोग से डुप्ले मद्रास के गवर्नर मोर्स को फिर आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर कर देगा। और इस समय अंग्रेज फ्रांसीसियों के सामने बिल्कुल असहाय पड़ जाएंगे। कहने का मतलब उनका कुछ बस नहीं चलेगा। वो सोचेंगे कि हम तो मार गिराए, सबको समाप्त कर दिए, लेकिन अंग्रेजों का कुछ बस नहीं चलेगा और फ्रांसीसी इसमें कहीं ना कहीं फ्रांसीसी जो है वो भारी पड़ जाएंगे अंग्रेजों पर। शुरुआती दौर है और अंग्रेज जो हैं वो पहले से हैं, लेकिन फ्रांसीसी भारी पड़ जाएंगे। ये आप सोच लीजिए कि फ्रांसीसी इनके ऊपर भारी पड़ जाएंगे, बिल्कुल असहाय हो जाएंगे। और प्रथम कर्नाटक का जब युद्ध होगा तो उसी समय कर्नाटक का नवाब होगा अनवरुद्दीन। तो अनवरुद्दीन जो होगा वो एक व्यक्ति होगा महफूज खान। महफूज खान के नेतृत्व में 10,000 सिपाहियों को एक सेना मतलब 10,000 सिपाहियों की एक सेना भेजेगा और फ्रांसीसियों पर आक्रमण करा देगा अंग्रेजों की तरफ से, ठीक है ना। लेकिन उससे भी अब जब यहाँ पर जब आक्रमण होगा तो कैप्टन पैराडाइज होंगे। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना सेंट थोमे के युद्ध में फिर नवाब को पराजित कर देगी।
अनवरुद्दीन जो होगा वो महफूज खान के नेतृत्व में भेजेगा सेना अंग्रेजों की तरफ से और फ्रांसीसियों पर अटैक होगा, लेकिन वो भी विफल हो जाएगा, है ना। यूरोप में देखा जाए तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में ऑस्ट्रिया में लड़ा जा रहा जो उत्तराधिकार का युद्ध था वो फिर समाप्त होगा। उसी समय की बात है 1748 में। और जैसे ये समाप्त होगा वहाँ पर एक संधि होगी, एक्स ला सैपल की संधि, कहीं चैपल लिखा भी मिलता है, तो एक्स ला सैपल की संधि। और जैसे ये वहाँ पर ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के कारण ये लड़ा जा रहा जो युद्ध था ये समाप्त होगा, तो यहाँ पर भी क्या होगी, भारत में भी इसका असर पड़ेगा और दोनों के बीच संघर्ष समाप्त हो जाएगा और मद्रास फिर अंग्रेजों को मिल जाएगा। ऐसे मतलब ये चीज़ें होंगी। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय की घटनाएं हैं। द्वितीय कर्नाटक जब युद्ध होगा, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समय है जस्ट एक साल बाद, 1749 से ये शुरू होगा और 1754 तक ये चलेगा, 1749 से 1754 के बीच में। इसकी पृष्ठभूमि क्या होगी? कर्नाटक जो होगा वो हैदराबाद के निज़ाम और मराठे के हस्तक्षेप से वहाँ पर मतलब वो उबाल खाएगा, वहाँ पर युद्ध की स्थितियाँ उत्पन्न हो जाएंगी, है ना। भारतीय परिस्थितियों में ही देखें तो इसकी युद्ध की परिस्थितियाँ निर्मित होंगी। हैदराबाद के निज़ाम और मराठे के हस्तक्षेप से ये युद्ध की परिस्थितियाँ निर्मित होंगी, वहाँ पे खून खौलेगा इन लोगों का। 1748 की बात है, हैदराबाद के निज़ाम होंगे आसफ जहाँ निज़ामुल मुल्क, आसफ जहाँ निज़ामुल मुल्क। तो आसफ जहाँ निज़ामुल मुल्क मर जाएंगे, उनका देहावसान हो जाएगा। जब उनका देहावसान होगा तो उनका पुत्र होगा मुजफ्फर जंग, है ना, और एक पुत्र होगा नासिर जंग। तो मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जब ये युद्ध शुरू होगा उसी समय कर्नाटक में भी इसी प्रकार का संघर्ष शुरू होगा। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और भूतपूर्व नवाब होंगे दोस्त अली, उनके दामाद चंदा साहब, तो उनके बीच में संघर्ष शुरू हो जाएगा। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और भूतपूर्व नवाब दोस्त अली के दामाद होंगे चंदा साहब। तो अनवरुद्दीन और चंदा साहब के बीच में यहाँ पर संघर्ष शुरू हो जाएगा। अंग्रेज जो होंगे वो अनवरुद्दीन का साथ देंगे, है ना। अंग्रेज जो है अनवरुद्दीन और नासिर जंग को अपना क्या करेंगे, सहयोग देंगे। चंदा साहब क्योंकि अलग थलग पड़ जाएंगे। तो अब अनवरुद्दीन ने क्योंकि फ्रांसीसियों के खिलाफ सेना भेजी थी, इसलिए अंग्रेज इनका सहायता इनका मदद कर रहे हैं, इनकी मदद कर रहे हैं। और इस हेल्प से इसमें क्या होगा, चंदा साहब जो है, चंदा साहब अभी तो अकेले हैं, चंदा साहब 1749 में अनवरुद्दीन को पराजित भी कर देंगे। ये भी जान लीजिए, अंग्रेज के साथ होने के बावजूद भी अंग्रेज जो है अनवरुद्दीन का यहाँ पे वो दे रहे हैं और उधर नासिर जंग का साथ दे रहे हैं। जो हैदराबाद में युद्ध हुआ है, थोड़ा सा इसको लिखेंगे तो समझ में आपको आएगा। एक तो यहां हैदराबाद में जंग छिड़ी, हैदराबाद में यहां पे जो जंग छिड़ी है वो मुजफ्फर जंग और नासिर जंग, मुजफ्फर जंग वर्सेस नासिर जंग। और जो कर्नाटक में यहां पे छिड़ी है, कर्नाटक में जो है अनवरुद्दीन और चंदा साहब, अनवरुद्दीन वर्सेस चंदा साहब यहां होगा। चंदा साहब जो होंगे, जो पहले नवाब होंगे इनके अनवरुद्दीन के पहले, उनके ये दामाद होंगे। यहां पर अंग्रेज जो है यहां नासिर जंग का साथ दे रहे हैं, अंग्रेज ही मैं लिख रहा हूं, और यहां पे अनवरुद्दीन का साथ दे रहे हैं। लेकिन अनवरुद्दीन को चंदा साहब हरा देंगे, ये हार जाएगा और चंदा साहब जीत जाएंगे और पराजित करके इसको मार डालेंगे और कर्नाटक के कुछ हिस्सों पर ये अधिकार कर लेंगे। लेकिन मुजफ्फर जंग दक्कन की सूबेदारी का जो युद्ध चल रहा था उसमें नासिर जंग से क्या होगा, पराजित हो जाएगा। यहाँ पे अंग्रेज वाला पक्ष जीतेगा, यहाँ पे ये हार जाएगा। यहाँ पे तो अंग्रेज साथ दे रहे हैं अनवरुद्दीन का, लेकिन अनवरुद्दीन हार गए। यहाँ पे अंग्रेज साथ दे रहे हैं नासिर जंग का, तो नासिर जंग जीत जाएगा और अपने भाई से ये जीत कर क्या करेगा, सूबेदारी वहाँ की प्राप्त कर लेगा। ठीक है। लेकिन नासिर जंग भी जो है वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। एक ही साल बाद नासिर जंग की मृत्यु हो जाएगी और मुजफ्फर जो है वो दक्कन का सूबेदार बन जाएगा। कोई मतलब नहीं है।
हैदराबाद में नासिर जंग भी जब मर जाएगा तो मुजफ्फर जंग नवाब बनेगा और इससे प्रसन्न होकर जो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले है वो मछलीपट्टनम में पांडिचेरी का क्षेत्र प्रदान कर दे, है ना। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को ये मछलीपट्टनम में पांडिचेरी का जो क्षेत्र है उसको ये दे देगा, क्योंकि उनका सपोर्ट था इनको फ्रांसीसियों का। जहाँ पे भी अंग्रेज नहीं है वहाँ पे किसका सपोर्ट हो जाएगा, वो उनका सपोर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, फ्रांसीसियों का सपोर्ट हो जाएगा। तो नासिर जंग और मुजफ्फर जंग, इन दोनों में जो युद्ध हुआ, नासिर जंग मरे तो मुजफ्फर फिर दक्कन का सूबेदार बन गया, ठीक है। अब नासिर जंग को मारा जाएगा, मर जाएंगे। अब यहाँ से मामला पलट रहा है। अब फ्रांसीसी क्योंकि मुजफ्फर जंग का सपोर्ट कर रहे थे तो फ्रांसीसी यहाँ पर भारी पड़ रहे हैं। अब इसी के साथ जो फ्रांसीसी हैं वो फ्रांसीसी, अब क्योंकि उनके पक्ष का व्यक्ति जीत रहा है तो उनको कॉन्फिडेंस आएगा। अब इनको पांडिचेरी का क्षेत्र भी मिल गया और साथ ही जो डुप्ले था, डुप्ले से इसने कहा मुजफ्फर ने कि कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है उसके तुम गवर्नर हो। गवर्नर भी इनको बना दिया, कहा ही नहीं गवर्नर बना भी दिया। फ्रांसीसी जो अधिकारी होंगे तो फ्रांसीसी अधिकारी भारत में डुप्ले की नीति की आलोचना करेंगे और उसे वापस इंग्लैंड बुला लेंगे, ठीक है। और उसके स्थान पर आएगा गेंदुहू। गेंदुहू को पांडिचेरी का अगला गवर्नर बना के भारत भेज देंगे। तो गोंदेहू अब आ जाएगा यहाँ पे, गोंदेहू। तो गोंदेहू, अब कहानी आपको इतना ध्यान रखना है कि नासिर जंग यहाँ जीतेगा, कुछ दिन एक साल बाद मरेगा, फिर मुजफ्फर जंग, और इनका सपोर्ट कर रहे हैं फ्रांसीसी। यहाँ पे सपोर्ट इनका कौन कर रहा है, फ्रांसीसी। जहाँ पर भी अंग्रेज नहीं वहाँ फ्रांसीसी। तो ये ध्यान रखिएगा। डुप्ले की जहाँ तक बात की जाए तो भारत की पूंजी मद्रास में तलाश कर भयानक भूल करने वाला माना जाता है इसको, है ना। और ये कहा जाता है, एक जी.आर. मैरियट हैं तो डुप्ले के बारे में उन्होंने ये बात कही है कि भारत की पूंजी मद्रास में तलाशी डुप्ले ने, और यही उसकी भयानक भूल थी। और क्लाइव ने इसे बंगाल में खोज निकाला। क्लाइव ने, जो अंग्रेज था, उसने बंगाल में खोज निकाला। जब गेंदेहू आएगा तो गेंदेहू के प्रयास से अंग्रेजी कंपनी के साथ एक फिर संधि होगी, जिसके तहत ये माना जाएगा, और उस संधि का नाम क्या होगा, पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि में ये माना जाएगा कि अब दोनों जो फ्रांसीसी हैं और जो इंग्लिश हैं, अंग्रेज हैं, इन दोनों के बीच में युद्ध विराम कर दिया जाए। युद्ध विराम करने की बात यहाँ पर की जाएगी। ये जो संधि होगी इसमें अपने अपने क्षेत्र पर लोग वापस चले जाएंगे, है ना, और शांति हो जाएगी, है ना। तो द्वितीय वाला जो युद्ध है वो आमने सामने ना हो करके हैदराबाद और कर्नाटक, जो यहाँ के ये रियासतें थी, इनके बीच में ये इस तरीके से होगा। लेकिन बाद में क्योंकि गेंदेहू जो आएगा, गोंडेहू जो है ये पार्टिसिपेट करेगा जब इसमें, तो पांडिचेरी की संधि हो जाएगी और इस संधि के माध्यम से ये शांत हो जाएगा। अब आती है बारी तृतीय युद्ध की, ठीक है। तो तृतीय युद्ध हम यहाँ करेंगे। कर्नाटक का फिर तृतीय युद्ध भी होगा। एक में तो आपने देखा, दूसरे में भी आपने देख लिया क्या हुआ। अब तृतीय युद्ध हम देखते हैं। कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध है, इस युद्ध में 1758 से 63 के बीच में जो ये इसका कालखंड है, 1758 से 63, इस युद्ध में क्या होगा, है ना। वहाँ पे ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड के बीच में प्रसा में 7 वर्षीय युद्ध का जो मतलब विस्तार होगा। तो मतलब 7 वर्षीय जो युद्ध हुआ उसी का ये विस्तार माना जाता है, आप ऐसे कहिए। तृतीय कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड के बीच में प्रसा में शुरू हुआ 7 वर्षीय जो युद्ध था उसी का विस्तार माना जाता है। यूरोप में फ्रांस ऑस्ट्रिया को और इंग्लैंड प्रसा को समर्थन दे रहे थे, ये ध्यान रखिएगा। प्रसा और ऑस्ट्रिया, ठीक है। इंग्लैंड जो है वो इसके साथ था और फ्रांस जो है वो इसके साथ था। अब यहाँ जैसे ही कुछ होता था, इंग्लैंड प्रसा को समर्थन दे रहा था, तो जैसे ही यहाँ कुछ होता था तो उसका प्रत्यक्ष तौर पर डायरेक्टली प्रभाव आप इंडिया में भी देख सकते थे, क्योंकि ये दो शक्तियाँ यहाँ पर भी आमने सामने थी। तत्कालिक कारण ये होगा, फ्रांस की सरकार काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी क्षेत्र के सैनिक और असैनिक अधिकार दे देगी, है ना। फ्रांस की जो सरकार होगी वो काउंट डी लाली को सैनिक और असैनिक
दोनों अधिकार देके यहाँ पर भेजेगी, है ना। जब ये यहाँ पर 1758 में लाली फोर्ट सेंट डेविड होगा, वहाँ पर नियंत्रण स्थापित कर लेगा और तंजौर पर भी अधिकार करना चाहेगा, जिसमें ये सफल नहीं होगा। तो लाली युद्ध में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कुछ प्रयास करेगा और उसी प्रयास के तहत बुस्सी को हैदराबाद में फिर वापस बुलाएगा ये, और यही बाद में उसकी एक रणनीतिक भूल होगी, इतना डिटेल में आपको नहीं जानना है। दूसरी तरफ क्या होगा, अंग्रेज जो होंगे, अंग्रेजी नौसेना एडमिरल पोकाक के नेतृत्व में फ्रांसीसी बेड़े को कई बार हराने का प्रयास करेगी। इधर यहाँ पे काउंट डी लाली आ रहा है, वो अपना प्रसार कर रहा है। इधर जो अंग्रेजी सेना है, अंग्रेजी सेना के तहत एडमिरल पोकाक के नेतृत्व में फ्रांसीसी बेड़े हराए जा रहे हैं। अब ये दोनों फिर क्लाइव होगा, तो क्लाइव और वाटसन मिलकर जो चंदनगर की इनकी कोठी थी, जो फैक्ट्री थी, वहाँ पर अधिकार कर लेंगे। और ये सब जो गतिविधियाँ होंगी, तो इसी सब गतिविधियों के परिणाम स्वरूप ये दोनों आपस में भिड़ जाएंगे। 1760 की बात है, अंग्रेजी सेना नायक होगा आयरकूट, उसके नेतृत्व में बांडीबास का युद्ध होगा। 22 जनवरी 1760 की बात है, 22 जनवरी 1760, और ये युद्ध होगा बांडीबास का। ये डेट आपसे पूछी जाती है कभी कभी। बांडीबास का युद्ध होगा और इसमें फिर फ्रांसीसी जो है वो हार जाएंगे, है ना। और अंग्रेज जो बुस्सी जो आया था, बुस्सी को कैद कर लेंगे, है ना। पौंडचेरी पर भी नियंत्रण कर लेंगे, माहे और जिंजी पर भी कब्जा कर लेंगे। फिर 1763 में पेरिस की संधि होगी। 1763 में, ये जो 63 तक चला, 1763 में पेरिस की संधि होगी और इस संधि की शर्त ये रहेगी कि अंग्रेज जो है वो फ्रांसीसियों को भारत में विजित सारी फैक्ट्रियां लौटा दें, है ना। और इसी कारण से यहाँ पर जो अंग्रेज होंगे उस संधि का जो ये संधि की जो ये बात है उसको मानेंगे और फ्रांसीसियों को भारत में विजित की हुई सारी फैक्ट्रियां दे देंगे वापस, और अपनी फैक्ट्रियों की वो किलेबंदी नहीं कर सकते थे, इतना शर्त उसमें रहेगा, है ना। लौटा दी लेकिन वो किलेबंदी नहीं कर सकते थे, इतना शर्त के साथ लौटाया था। तो फ्रांसीसियों को अपनी ये सारी फैक्ट्रियां मिल जाएंगी, लेकिन इन फैक्ट्रियों की किलेबंदी अब नहीं हो सकती थी। किलेबंदी नहीं, फैक्ट्री तो इनको मिल गई लेकिन किलेबंदी करने की पाबंदी इस पर लगा दी गई थी। वहाँ सैनिक भी ये नहीं रख सकते थे, ये भी उसमें कहा गया था। कहने का मतलब क्या है कि संधि समझौता जो भी हुआ था उसमें इतना स्कोप रखा गया था कि ये जब चाहे तो इस पर फिर से कब्जा कर ले। कहने का मतलब तो यही है ना। तो सैनिक भी नहीं रख सकते, किलेबंदी भी नहीं कर सकते। अब केवल मतलब क्या है कि उस जो पेरिस की संधि होती है, पेरिस की संधि के तहत फ्रांसीसियों को केवल व्यापार तक सीमित कर दिया गया। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कौन सी संधि थी जिसने फ्रांसीसियों को केवल व्यापार तक सीमित करने की बात की या उसमें सफल रही, तो ये पेरिस की संधि थी, है ना। तो पूर्णतया ये निर्णायक आप कह सकते हैं ये युद्ध रहा। फ्रांसीसी अब भारत में एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में समाप्त हो गए, केवल व्यापारी के तौर पर बचे, है ना। और फ्रांसीसियों ने भी सोचा कि अब ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने से कुछ मिलने वाला नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इस कारण से अब हम भी क्या करेंगे, केवल यहाँ पर व्यापार करेंगे, बाकी ये तो भी लगभग 20 सालों तक अंग्रेज ये फ्रांसीसी यहाँ पर रहेंगे। और उसके बाद में फिर धीरे धीरे अंग्रेज अपना सर्वस्व यहाँ पर स्थापित कर मतलब ताकत लगाएंगे सारी, और सब कुछ अच्छी जड़ें स्थापित कर लेंगे। और आगे अंग्रेजों ने क्या किया उसको तो हमको पूरे आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ना ही है। तो ये रही आगमन की कहानी, जो यूरोपीय कंपनियां भारत में आई, कैसे कैसे उन्होंने भारत में सत्ता हथियाई और कौन सफल रहा इसमें, ये बाकी डिटेल में आगे हम पढ़ते रहेंगे। अब जैसे आपसे कई बार फुटकर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, फुटकर प्रश्न में ये पूछा जाता है कि भारत आने वाला पहला यूरोपीय यात्री तो वास्को डी गामा था, द्वितीय पुर्तगाली अगर पूछा जाए तो पैट्रो अल्वारेज कैब्रोल था, प्रथम पुर्तगीज गवर्नर तो फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था। ऐसे एक मैंने आपको बताया था मद्रास का संस्थापक, मुंबई का संस्थापक, कलकत्ता का संस्थापक, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे एक नाम मैंने जॉब चार्नॉक बताया था, ये कलकत्ता का संस्थापक हो जाएगा। एक हमने बताया था मद्रास का, तो ये जॉब चार्नॉक हो जाएगा। मद्रास का ऐसे मैंने बताया था, मद्रास का कौन हो जाएगा, ये फ्रांसिस डे हो जाएगा, फ्रांसिस
डे हो जाएगा। ऐसे ही हमने एक बताया था आपको मुंबई का, तो गेराल्ड अंगियार हो जाएगा, गेराल्ड अंगियार हो जाएगा। पहला अंग्रेजी दूत आपसे पूछ लिया जाए तो कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा, जहांगीर से इसी ने भेंट की थी, ठीक है। बाकी वास्को डी गामा 1498 में आया था, दूसरी यात्रा 1501 में इसने की थी। इस तरीके से जैसे बांडीबास का युद्ध भी तिथि पूछ ली जाती है, कभी कभी सन पूछा जाता, 1760 में हुआ था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो 1602 में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, तो ब्रिटिश वाली जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये 1599 में ही स्थापित हो गई थी। इस तरीके से आप फैक्ट भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, बाकी नोट्स जो आपको दिया जाएगा तो उसमें सब मिल जाएगा, ठीक है। गोवा पुर्तगालियों के कब्जे में कब आया, तो ये 1510 में ही आ गया था, तो इसको पढ़िएगा। अब अगला जो चैप्टर है जो हमको डिस्कस करना है, अब प्रीलिम्स के हिसाब से ही हम करेंगे, तो थोड़ा बहुत हम इसमें डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे, जैसे आर्थिक नीतियों के बारे में यहाँ पर बात होती है कि आर्थिक नीतियाँ कैसे कैसे क्या प्रभावित की, और अंग्रेज़ों की, उसके बारे में भी हमको बात करनी होती है। लेकिन प्रीलिम्स के लिहाज से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो गया है। अब जैसे यहाँ पर अभी ये प्लासी का युद्ध और ये सब भी, बक्सर का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगली क्लास में हम जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, इसको देख सकते हैं, इस पर हम चलेंगे। थैंक यू सो मच।